एक आदमी 20-25 साल नौकरी करता है। हर महीने सैलरी आती है, उसमें से इनकम टैक्स जाता है, पीएफ कटता है, घर का किराया जाता है, बच्चों की एजुकेशन, बिजली, राशन, हेल्थ एक्सपेंसेस, और फिर वो सोचता है अब अपना घर खरीदना है। लेकिन जब प्रॉपर्टी मार्केट में जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस घर की कीमत ब्राउचर में 60 लाख रुपए है, उसकी फाइनल कॉस्ट शायद 70 लाख या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो जीएसटी, ब्रोकरेज, पार्किंग, मेंटेनेंस और कई दूसरे चार्जेस। अगर कोई बायर कहता है कि कुछ रकम कैश में अलग से देनी होगी तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि लेजिटिमेट प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में ऐसी अनअकाउंटेड कैश पेमेंट कोई सामान्य या सुरक्षित व्यवस्था नहीं। तो सवाल है, क्या आज का ईमानदार मिडिल क्लास आदमी सिर्फ नौकरी और सेविंग के दम पर भारत के शहरों में अपना घर खरीद सकता है, या फिर हाउसिंग मार्केट धीरे धीरे उन लोगों के लिए बन रहा है जिनके पास पहले से कैपिटल है? आज हम इसी सवाल को फैक्ट, डाटा और इकोनॉमिक्स के साथ समझेंगे। मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना इतना मुश्किल क्यों है? नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान और आप देख रहे हैं आज का भारत। क्या घर वास्तव में बहुत महंगे हो गए हैं? सबसे पहले एक ज़रूरी बात, ये कहना सही नहीं होगा कि भारत के हर शहर में हर घर अनअफोर्डेबल हो गया है। हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी लोकेशन के हिसाब से बहुत अलग है। नाइट फ्रैंक की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार 2025 में अहमदाबाद सबसे अफोर्डेबल बड़े हाउसिंग मार्केट में था, जहां एवरेज हाउस होल्ड इनकम का लगभग 18% एवरेज होम लोन ईएमआई से जाता था। पुणे और कलकत्ता करीब 22% पर थे, लेकिन मुंबई करीब 47% और एनसीआर करीब 28% के आसपास। यानी एक ही देश में एक परिवार के लिए घर रिलेटिवली अफोर्डेबल हो सकता है और दूसरे शहर में उसी इनकम वाले परिवार के लिए घर खरीदना बहुत मुश्किल। यही कारण है कि भारत में घर महंगे हैं कहना अधूरा स्टेटमेंट है। सही सवाल है, किस शहर में, किस इनकम वाले परिवार के लिए किस साइज़ का घर। इनकम बढ़ी लेकिन घर की कीमत का क्या? अब असली समस्या समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी पिछले 10 साल में काफ़ी बढ़ गई, लेकिन अगर उसी समय उसके शहर में प्रॉपर्टी प्राइजेस उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है तो उसके रियल परचेजिंग पावर कम हो सकती है। आज की इकोनॉमी में घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये एक बड़ा फाइनेंशियल एसेट भी है। और ज़मीन की सप्लाई सीमित है, खासकर मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े एम्प्लॉयमेंट हब में हैं। लोग वहीं जाना चाहते हैं जहां जॉब्स हों, स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों, ट्रांसपोर्ट हो, और यही डिमांड प्रॉपर्टी प्राइजेस पर प्रेशर डालती है। एनएचबी का रेजिडेक्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइजेस को ट्रैक करने वाला नेशनल इंडेक्स है, जिसे नेशनल हाउसिंग बैंक ने हाउसिंग मार्केट की प्राइस मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए विकसित किया है। मार्च 2026 क्वार्टर की लेटेस्ट रिलीज भी एनएचबी ने प्रकाशित की है। इसलिए प्रॉपर्टी प्राइस का सवाल केवल बिल्डर की ग्रेड का सवाल नहीं, इसके पीछे लैंड सप्लाई, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट, डिमांड, स्पेकुलेशन सब काम करते हैं। लेकिन असली शौक, घर की कीमत के ऊपर भी पैसा देना पड़ता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी शिकायत बहुत से होम बायर करते हैं। आपने घर की कीमत तय की, मान लीजिए 60 लाख, लेकिन ट्रांजैक्शन यहीं ख़त्म नहीं होता। आपको स्टेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ सकते हैं, और इनका रेट्स पूरे देश में एक जैसा नहीं। यानी प्रॉपर्टी खरीदने का कॉस्ट केवल एडवर्टाइज प्राइस नहीं है। फिर अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जीएसटी भी लागू हो सकता है। सेविक के अनुसार वर्तमान जीएसटी स्ट्रक्चर में सामान्य रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर इफेक्टिव रेट 5% और अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1% है, सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। कंप्लीटेड प्रॉपर्टी जिसकी पूरी कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद मिलती है, उस पर कंस्ट्रक्शन सर्विस जीएसटी का ट्रीटमेंट अलग है। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार के पास पहले से ही लिमिटेड सेविंग है, उसे डाउन पेमेंट जुटाना है, फिर ट्रांजैक्शन चार्जेस, फिर इंटीरियर, फर्नीचर, शिफ्टिंग और साथ में ईएमआई। यानी घर खरीदना केवल घर की कीमत नहीं, ये एक पूरा फाइनेंशियल पैकेज है। कैश अलग से वाली समस्या अब उस बात पर आते हैं जो आपने खास तौर पर उठाई, ऊपर से अलग से कैश देना पड़ता है। यहाँ डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर कोई सेलर किसी ट्रांजैक्शन में अनअकाउंटेड कैश मांगता है तो उसे ऑफिशियल सेल कंसिडरेशन में नहीं दिखाया जाता, तो इसे सामान्य प्रॉपर्टी बाइंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। ऐसी पेमेंट बायर के लिए भी लीगल और फाइनेंशियल रिस्क पैदा कर सकती है। इसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू वाली मूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद पर टीडीएस प्रोविजन भी लागू होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करंट गाइडेंस में ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए टीडीएस कंप्लायंस का उल्लेख है। 2026 के नए टैक्स फ्रेमवर्क में इसके लिए फॉर्म 141 का मैकेनिज्म दिया गया है। इसलिए इस रिपोर्ट में ये कहना ज़्यादा सही होगा, ब्लैक कैश हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की समस्या को और गंभीर बनाता है,
लेकिन इसे लीगल ट्रांजैक्शन कॉस्ट समझना गलत है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिसी क्वेश्चन। अगर कोई व्यक्ति ज़िंदगी में पहली बार अपना घर खरीद रहा है और वो घर सिर्फ रहने के लिए है, तो क्या सरकार को उसे इन्वेस्टर की तरह ट्रीट करना चाहिए? यहीं पर आपकी आर्गूमेंट इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक व्यक्ति पहला घर खरीद रहा है, दूसरा व्यक्ति तीसरा या चौथा घर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है। दोनों के लिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अलग हैं। इसलिए एक पॉसिबल पॉलिसी मॉडल हो सकता है फर्स्ट होम बेनिफिट, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड होम पर लोअर स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन रिबेट या इंटरेस्ट सब्सिडी या टारगेटेड टैक्स रिलीफ दिया जाए, और मल्टीपल प्रॉपर्टी बायर्स पर कंपैरेटिवली हायर ट्रांजैक्शन टैक्स रखा जाए। लेकिन इसका एक चैलेंज भी है। अगर सरकार सिर्फ फर्स्ट होम टैक्स बहुत कम कर दे तो कुछ लोग प्रॉपर्टी को परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर खरीद कर बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसी पॉलिसी के लिए स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी और बेनिफिशियल ओनरशिप टैक्स जरूरी होंगे। क्या भारत में पहले से कोई होम टैक्स बेनिफिट है? ये कहना भी गलत होगा कि सरकार फर्स्ट टाइम या होम बायर को कोई टैक्स बेनिफिट देती ही नहीं। करंट इनकम टैक्स रूल्स में ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्स पेयर को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पर सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ये इंटरेस्ट डिडक्शन उपलब्ध नहीं है, यानी टैक्स सिस्टम में हाउसिंग सपोर्ट का कंसेप्ट पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सपोर्ट आज के प्रॉपर्टी प्राइजेस और मिडिल क्लास अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पर्याप्त है? यहीं पॉलिसी डिबेट शुरू होती है। दूसरा घर खरीदने वाले पर ज़्यादा टैक्स क्यों? अब आपकी दूसरी बात, जिसके पास एक घर है उसके बाद दूसरा घर खरीदने पर ज़्यादा टैक्स लगाओ। ये आइडिया इकोनॉमिक्स की भाषा में पूरी तरह अनरीजनेबल नहीं है, क्योंकि पहला घर कंजम्पशन प्लस शेल्टर हो सकता है, लेकिन दूसरा तीसरा या चौथा घर कई मामलों में इन्वेस्टमेंट एसेट भी हो सकता है। अगर सरकार स्पेकुलेटिव डिमांड को कम करना चाहती है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पर हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट या रिकरिंग प्रॉपर्टी टैक्सेशन जैसी पॉलिसी पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी बैलेंस जरूरी है, क्योंकि हर दूसरा घर लग्जरी नहीं होता। किसी के पास गांव में एंसेस्ट्रल हाउस, शहर में जॉब के कारण दूसरा घर या पेरेंट के लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। इसलिए ब्लैंकेट पनिशमेंट सही सॉल्यूशन नहीं होगा। असली सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर सच में मिडिल क्लास को घर अफोर्ड कराने हैं तो सिर्फ टैक्स कम करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें पूरा हाउसिंग इकोसिस्टम देखना होगा। पहला, फर्स्ट होम इंसेंटिव, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड घर पर टारगेटेड स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन रिलीफ। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई, ऐसे घर ज़्यादा बने जिन्हें मिडिल इनकम फैमिलीज वास्तव में खरीद सकें। तीसरा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, बिल्डर को शुरुआत में ही ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट शीट देनी चाहिए। चौथा, ब्लैक मनी पर सख्त, कैश कंपोनेंट को बढ़ावा देने के बजाय डिजिटल और डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन को मजबूत करना। पांचवा, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग शहर के बाहर है लेकिन वहाँ मेट्रो, बस और जॉब्स नहीं, तो वो अफोर्डेबल हाउस भी प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। इसलिए हाउसिंग पॉलिसी को ट्रांसपोर्ट, जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना होगा। तो क्या भारत में मिडिल क्लास आदमी अपना घर खरीद सकता है? हाँ, लेकिन ये शहर और हर इनकम ग्रुप के लिए समान रूप से आसान नहीं। डाटा बताता है कि अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता जैसे मार्केट में अफोर्डेबिलिटी रिलेटिवली बेहतर है, जबकि मुंबई जैसे मार्केट में हाउसिंग कॉस्ट इनकम के मुकाबले कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और यही इस पूरी बहस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। घर लग्जरी नहीं है। एक सैलरीड फैमिली के लिए घर सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, और रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी हो सकता है। इसलिए पॉलिसी का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि लोग घर खरीदें, बल्कि ये होना चाहिए कि ईमानदारी से कमाने वाला परिवार बिना असामान्य फाइनेंशियल बर्डन के अपना पहला घर खरीद सके। अगर सरकार फर्स्ट होम बायर के लिए टारगेटेड रिलीफ दे और दूसरी तरफ स्पेकुलेटिव और मल्टीपल प्रॉपर्टी डिमांड पर ज़्यादा इफेक्टिव टैक्सेशन रखे, साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बढ़ाए, तो शायद एक मिडिल क्लास परिवार को घर खरीदने के लिए पूरी ज़िंदगी की सेविंग और 25-30 साल की EMI के बीच इतना बड़ा चुनाव ना करना पड़े। और आखिर में सवाल सरकार से नहीं हम सब से भी है, क्या भारत में अपना घर अभी भी मिडिल क्लास का सपना है, या आने वाले समय में ये सिर्फ एक फाइनेंशियली प्रिविलेज्ड क्लास की सुविधा बन जाएगा? आपकी क्या राय है? क्या पहले घर पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम होने चाहिए? क्या दूसरे तीसरे घर पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।